मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। आज इंटरव्यू के क्लास 7 को हम लोग करने वाले हैं। इंटरव्यू सिविल सेवा का यह तीसरा चरण है जो आपको आपके रैंक सुधारने में मदद करता है, आपके टोटल मार्क्स में कुछ एड ऑन करता है। इसको बहुत सीरियसली लेना है। 6 क्लासों में इंटरव्यू के अलग अलग पहलुओं पर मैंने चर्चा किया है। इस पर भी कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा करूंगा, कुछ पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे यहाँ पर। जब भी आपके इंटरव्यू कॉल होते हैं उस समय अति उत्साहित नहीं होना है। कुछ करीबी लोगों को जरूर बताइए, बहुत सारे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अभी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। चलिए आज के जो टॉपिक हैं उस पर आते हैं। ओलंपिक में भारत एक बहुत ही विशाल देश है और इसकी जनसंख्या भी काफी अधिक है। शायद जनसंख्या में भारत प्रथम स्थान पर आ चुका है, लेकिन पदक के नाम पर अगर देखा जाए तो मात्र 6 पदक इस बार भी भारत को प्राप्त हुए हैं। इसमें 5 जो हैं कांस्य पदक हैं और 1 सिल्वर मेडल है जो नीरज चोपड़ा को उनको जेवलिन थ्रो में मिला है। इसी में पाकिस्तान के नदीम के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो यह प्रश्न आपका आ सकता है योग के मेंबर्स की ओर से कि आखिर क्या कारण है कि भारत इतना विशाल देश होते हुए भी, इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी मात्र 6 पदक जीत पाया। इसके क्या कारण आपको लगते हैं? तो आपको उत्तर देने को रेडी रहना होगा। जितने भी इस तरीके के आपके साथ टॉपिक्स हैं, सवाल हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपका रेनेसा आईएएस के पेड ग्रुप्स में डाल दिए गए हैं, है ना। वहाँ पर आंसर भी डाला गया है और हर संभावित टॉपिक, नेशनल, इंटरनेशनल प्लस झारखंड विशेष रूप से जितने भी टॉपिक्स हैं वहां से क्या प्रश्न उठ सकते हैं, सारे को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डाल दिया गया है। जो कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। 100 मार्क्स में काफी लाभ होगा। पिछले बार काफी अच्छे मार्क्स आए थे जिन्होंने भी ज्वाइन किया था। अगर यह प्रश्न आता है ओलंपिक से रिलेटेड तो निश्चित रूप से आपको बताना है कि सर इसके एक नहीं बल्कि कई कारण हैं, जैसे भौगोलिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और धार्मिक कारण। भौगोलिक कारणों में देखा जाए तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और जो ओलंपिक के खेलों की प्रकृति है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के वहाँ पर जो शामिल किए जाते हैं उनकी जो प्रकृति है वो मैक्सिमम आउटडोर्स किस्म की प्रकृति है और भारत के खिलाड़ियों के लिए इतना आसान नहीं होता है कि जहां पर 12 महीने में 8 महीने अत्यधिक उच्च तापमान होते हैं, प्रैक्टिस को जारी करना आसान नहीं होता है। ओलंपिक के मेडल्स के वितरण का आंकड़ा भी देखा जाए तो अधिकांश मेडल्स आज तक शीतोष्ण कटिबंधीय देशों के द्वारा जीते गए हैं, टेम्परेट कंट्रीज के द्वारा जीते गए हैं और ट्रॉपिकल रीजन के कंट्रीज के लिए मेडल्स बहुत कम मिले हैं अभी तक के आंकड़ों के अनुसार। सामाजिक पहलू को भी आपको बताना है, जिसमें आपको बताना है कि सर अगर देखा जाए तो माता पिता आज भी खेल के क्षेत्र में बच्चों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि बच्चे स्पोर्ट्स में करियर बनाएं। खेलने से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वे नहीं चाहते कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, पढ़ लिख कर ही आगे बढ़ें, कोई सरकारी नौकरी ले लें, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन जाएं और बाद में डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं बन पाए तो आईएएस, जेपीएससी, यूपीएससी वगैरह पास कर जाए। तो एक जो खेल कल्चर, स्पोर्ट कल्चर होना चाहिए था, जैसा कि चाइना में है, जापान में है, दक्षिण कोरिया में है, पश्चिमी देशों में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वो भारत में डेवलप नहीं हो पाया है। अगर डेवलप हो जाएगा निश्चित रूप से भारत को मिलेगा पदक भविष्य में। इसके अलावा आपको आर्थिक कारणों में भी बताना है। अगर जलवायु कारणों से अपने खिलाड़ियों को हम बेहतर तरीके से प्रैक्टिस नहीं करवा पा रहे हैं, प्रशिक्षण नहीं करवा पा रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम पश्चिमी देशों में या किसी भी देश में भेजकर उनको प्रशिक्षण वगैरह दिलवा सकते थे, उनके प्रैक्टिस को जारी रखवा सकते थे 4 वर्षों तक। लेकिन प्रशिक्षण के बाद तो ठीक ठाक लगती है कि बस प्रशिक्षण लेकर के आ गए, लेकिन प्रैक्टिस रेगुलर करवाना, इसमें बहुत बड़ी धनराशि की ज़रूरत पड़ेगी। भारत एक पिछड़ा हुआ देश है, विकासशील देश है। भारत स्पोर्ट्स पर इतना भी अधिक खर्च नहीं कर सकता है, इसकी सीमाएँ होती हैं, है ना। तो इस सामाजिक क्षेत्र में आप बोल सकते हैं। इसके अलावा आपको राजनीतिक क्षेत्र का भी कुछ पॉइंट्स को बताना है कि भारत में खेल संघों पर कई बार देखा जाता है कि राजनीतिक व्यक्तियों का, राजनीति से संबंधित संबंध रखने वाले व्यक्तियों का प्रभाव हो जाता है और
अगर उनके अनुभव नहीं होते हैं इस क्षेत्र में तो खेल प्रशासन में कई तरीके की समस्या आती हैं। कई बार गांव घर के योग्य खिलाड़ियों का चयन भी भारत में बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है, यह भी कम पदक जीतने का कारण बनता है। इसके अलावा आप धार्मिक कारण भी बता सकते हैं। बहुत लोगों में अभी भी रूढ़िवादिता है कि 7 समुंदर पार अपने बच्चों को नहीं भेजना है। ये सब कारण आप बता सकते हैं। इट मीन्स अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो आप भौगोलिक कारण को वहाँ बताएंगे, सामाजिक कारण को बताएंगे, आर्थिक कारण को बताएंगे, है ना, और धार्मिक कारण को चाहें तो आप बता सकते हैं, नहीं चाहें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये सारे कारण हैं जो पदक जीतने में बाधक हैं। भारतीयों में ऐसी बात नहीं है कि योग्यता नहीं है, योग्यता है, और उचित प्रशिक्षण और उचित अवसर मिले तो शायद झारखंड के खिलाड़ी ही बहुत सारे पदक जीत करके ओलंपिक से ले आए। यहाँ पर इनकी इतनी क्षमताएं हैं, लेकिन जो समस्या है पहले दूर करना होगा। एक टॉपिक आज जो हमारा आज चर्चा का है वह है झारखंड कार्यपालिका अधिनियम 2000। इस अधिनियम का निर्माण झारखंड राज्य के गठन के बाद 2000 में हुआ था। इसमें कुछ संशोधन का प्रस्ताव हेमंत सरकार के द्वारा लाया गया। इस स्थिति में झारखंड सरकार के द्वारा यह संशोधन किया गया है। तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आखिर ऐसा संशोधन क्यों किया गया? इससे क्या केंद्र सरकार राज्य के बीच में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो जाएंगे? राज्य में भ्रष्टाचार नहीं बढ़ जाएंगे? संघवाद को चोट नहीं पहुंचेगा? आपका सिंपल सा उत्तर दें। सर, मेरे विचार से झारखंड कार्यपालिका अधिनियम 2000 में झारखंड सरकार के द्वारा जो भी संशोधन किए गए हैं उससे कहीं भी कोई समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि संवैधानिक रूप से कहीं भी गलत नहीं है। जहाँ तक इस तरीके के संशोधन और नियम कानून की बात है तो इससे पहले भी बंगाल, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के द्वारा बनाए गए हैं। और संघात्मक व्यवस्था की जहाँ तक बात है तो दोनों जगह अपने अपने सरकार होते हैं, दोनों जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। और करप्शन के मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार के पास भी कई एजेंसियां हैं जो बेहतर तरीके से जांच कर सकती हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर न्यायालय को लगता है या केंद्र सरकार को लगता है तो उन्हें छूट होनी चाहिए कि राज्यों के मामले में भी जांच कर सकें, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सभी मामलों में केंद्रीय एजेंसियों का हस्तक्षेप कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक केंद्र और राज्य संबंधों के विवाद की बात है तो मेरे विचार से विवाद की संभावना कम होगी, क्योंकि पहले ज़्यादा विवाद होते थे केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के कारण। अब कोई भी कार्रवाई होगी केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा तो राज्य सरकार की अनुमति से होगी, तो विवाद नेचुरली समाप्त होंगे, बढ़ेंगे नहीं। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है, संघ और परिसंघ में संघात्मक राज्य और परिसंघात्मक राज्य में क्या डिफरेंस है ना? यूनियन फेडरेशन में क्या अंतर है? अगर इस तरीके का चर्चा चला तो ये प्रश्न भी उठ सकता है। आपको पॉलिटी जो आपने मुख्य परीक्षा में पढ़ा था उससे आपको उत्तर मिल जाएगा। संघीय व्यवस्था जो है वो भारत में है ना, यानी कि केंद्र और राज्य के अपने अपने अधिकार हैं, अपनी अपनी सरकारें जरूर हैं, लेकिन किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह भारतीय संघ से अलग हो सकता है। देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करने का अधिकार किसी भी राज्य को नहीं है। 16वां संविधान संशोधन में संसद के द्वारा इसे स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन परिसंघ जो यूएसए में आपका लागू है, वहाँ पर एक समझौते का परिणाम है। केंद्र और राज्यों के बीच वहाँ जो 50 स्टेट्स हैं उनके बीच एक समझौता हुआ था, कुछ शक्तियों का समझौता हुआ था, अधिकारों का समझौता हुआ था। अगर उसका उल्लंघन किसी भी पक्ष के द्वारा किया जाता है तो वहाँ राज्यों को अलग होने का अधिकार है, वह परिसंघ होता है, और संघ जो है वो भारत का होता है। इसमें कोई भी समझौता आधारित यहाँ पर जुड़ाव नहीं है ना, इस संविधान के आधार पर जुड़ाव है। तो आज 2 टॉपिक पर आपके साथ मैंने चर्चा किया। एक, झारखंड सरकार की कार्यपालिका नियमावली में संशोधन जो 2000 में बना था, अधिनियम ही था, और दूसरा, भारत को ओलंपिक में कम मेडल्स क्यों मिल रहे हैं, इस पर किस तरीके से आपको उत्तर देना है। इन दोनों मुद्दों पर मैंने चर्चा किया। इसको आप लोग भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, घर में हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। हर अलग अलग मुद्दे को लेकर के प्रैक्टिस बार बार करने का प्रयास कीजिए। अपने बायोडाटा को स्पेशली केयर कीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट को स्पेशली केयर कीजिए, और अपने हॉबीज से रिलेटेड अपने ऑनर्स पेपर को थोड़ा बहुत देख लीजिए। अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में ठीक ठाक जानकारी रखिए। प्रश्न यहीं से आपके
मुख्य रूप से रहेंगे। CDPO के जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए भी ये सारे टॉपिक समान रूप से उपयोगी हैं। आप लोग भी अपने जिला, बायोडाटा, हॉबी वगैरह को अच्छी तरीके से करेंगे। हालांकि CDPO का इंटरव्यू का अलग बैच चल रहा है, वहाँ पर महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड मुद्दे को दिए जा रहे हैं, जिनका LSW से रिलेटेड नोट्स को भी दिया जा रहा है। उसको भी आप लोग ज्वाइन करके वहाँ पर भी नोट्स और क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इंटरव्यू के अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं।